बंगाल में कब आया इस्लाम? कौन था बंगाल का पहला मुसलमान? कैसे शुरू हुआ बंगाल में इस्लाम का प्रचार? हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है चैनल जर्नलिस्ट गुरु में। आज से हम एक स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ बांग्लादेश, और उसका आज पार्ट 1 है। हाउ डिड बांग्लादेश बिकम मुस्लिम? बांग्लादेश में इस्लाम कैसे आया? दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये टॉपिक क्यों लिया है। हमने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि बांग्लादेश जो है वो लगातार खबरों में बना रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रीजंस की वजह से। कई बार वहाँ पर हमें खबरें मिलती हैं कि दुर्गा पूजा के पंडालों पे हमला हो रहा है, इस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ मिलती है। लेकिन साथ ही साथ हमें काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी मिलती है, जैसे कि बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो चुकी है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा सेकुलर लीनिंग की हैं। शेख हसीना जो है, जो मुजीबुर रहमान जो बंगबंधु जो जिन्हें कहा जाता है, उनकी बेटी हैं। और अभी रिसेंटली भी जो राइट्स हुए थे बांग्लादेश में, उसमें उन्होंने बहुत सख्त रवैया अपनाया और 450 लोगों को टोटल जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो बांग्लादेश को शुरुआत हम लोग करने से पहले हम उसका जो सिंबल है यानी कि नेशनल फ्लैग, उसको समझते हैं। बांग्लादेश में आप देखेंगे इस फ्लैग में जो है ग्रीनरी है, पूरे में ग्रीन है। ये बांग्लादेश की ग्रीनरी को, वहाँ के वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। और बीच में एक रेड डॉट है। ये रेड डॉट रिप्रेजेंट करता है बलिदान को, जो वहाँ के लोगों ने बलिदान दिया, जो वहाँ के लोग मारे गए। और वो, जैसा कि आप जानते हैं कि लिबरेशन वॉर जो 1971 में, जो 50 साल पहले हुई थी, उसमें कई लोग मारे गए थे। तो उस ब्लड शेड को जो है वो ये रेड डॉट रिप्रेजेंट करता है। अब बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री कैसे बना, ये क्वेश्चन क्यों आता है? ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में आता है क्योंकि बांग्लादेश के आसपास कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं है। सबसे पास अगर बांग्लादेश के कोई मुस्लिम कंट्री है तो वो है पाकिस्तान, और वो वहाँ से 2204 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी 2200 से भी ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर हम बांग्लादेश के बाकी नेबर्स या आसपास देखेंगे तो बांग्लादेश के तो 2 ही नेबर्स हैं, एक इंडिया है और एक बर्मा है, ये जिसे हम म्यांमार नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो भूटान है, नेपाल है, चाइना है, उसमें कहीं पर भी आपको जो है, इवन थाईलैंड में जो है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। तो बांग्लादेश जो है वही कैसे इतना बड़ा मुस्लिम कंट्री बन गया, वो हम इसमें जानेंगे। 1971 में बांग्लादेश बना था, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। यहाँ पर जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन के भी प्रूफ मिलते हैं। अगर हम दूसरी डायरेक्शन में जाएं तो देखें कि मुस्लिम कंट्री कहाँ पर है, तो वो 3700 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे है, और वो है मलेशिया। तो यानी कि पाकिस्तान और मलेशिया इतनी दूरी पे हैं, और बीच में कोई भी टेरिटरी जो है वो मुस्लिम टेरिटरी कहें या हम देश कहें, वो जो है मुस्लिम नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान है वो तो डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट है। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बांग्लादेश जो है वो एक सेकुलर देश है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म के बारे में बोला गया है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसका स्टेट रिलीजन इस्लाम है। वही चीज़ जो है मलेशिया में है। मलेशिया के भी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हम ये चीज़ देखते हैं कि देश सेकुलर है लेकिन स्टेट रिलीजन इस्लाम है। तो जब आप स्टेट रिलीजन किसी को बना देते हो, किसी भी धर्म को आप स्टेट रिलीजन बना देते हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि फिर डिमांड होने लगती है कि पूरे कंट्री का जो रिलीजन है वो वही डिक्लेयर किया जाए और सेकुलर वर्ड को हटाया जाए, और सारे कानून जो हैं वो इस्लामिक तर्ज पे बनाए जाए। तो इसलिए जो है मलेशिया का टॉपिक कभी हम और डिस्कस करेंगे कि वो कैसे उसका सेकुलर होना और इस्लामिक स्टेट रिलीजन इस्लाम होना वो कैसे डिफरेंट है बांग्लादेश से। लेकिन यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि इस रीजन में अगर कोई ट्रूली सेकुलर अगर कोई कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है तो वो इंडिया ही है। ये जैसा कि हम बांग्लादेश की टोपोग्राफी देख रहे हैं, डेल्टा रीजन जो है वो बांग्लादेश है। आपको ये मैं मैप क्यों दिखा रहा हूँ? मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे आपको ये समझने में थोड़ी आसानी होती है कि क्यों ज़्यादातर नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली ज़्यादातर नदियाँ जो है वो बांग्लादेश में गिरती है, और इसीलिए बांग्लादेश जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि
बांग्लादेश और पाकिस्तान 1971 से पहले एक ही कंट्री थे। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और जो मौजूदा पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। अब थोड़ा सा हम बंगाली कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दुनिया भर में जो बंगाली कम्युनिटी है उसके बारे में। तो दुनिया भर में जो है 30 करोड़ बंगाली रहते हैं, जिनमें से अगर आप देखें तो बांग्लादेश में जो है लगभग 50% से ज़्यादा बंगाली जो है वो बांग्लादेश में ही रहते हैं। बाकी इंडिया में रहते हैं। इंडिया के प्रोमिनेंटली जो 3-4 स्टेट है जहाँ पर वो रहते हैं, असम में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, त्रिपुरा में रहते हैं और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ज़्यादा हैं। थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है ये पूरे वर्ल्ड में। 30 करोड़ काफ़ी आबादी होती है। अगर आप आबादी के एंगल से अगर आप जाए तो दुनिया में ज़्यादातर देशों की, बल्कि मैं कहूँगा कि 90% देशों की आबादी जो है वो 30 करोड़ नहीं है। तो अगर हम एथनिसिटी के हिसाब से जाए तो ये एक बहुत बड़ा एथनिक ग्रुप है जो बंगाली ग्रुप है। टोटल पॉपुलेशन बांग्लादेश की जो है वो 16 करोड़ 70 लाख है। वहीं जो मुस्लिम पॉपुलेशन है बांग्लादेश की वो 90% है। अब यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन का शेयर जो है वो पिछले 100 साल से में लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पर 1971 के अराउंड जब लिबरेशन वॉर हुई तो काफ़ी सारे हिंदूज़ जो हैं वो इंडिया में आ गए और बाकी कुछ और देशों में चले गए। तो उस वजह से जो है वहाँ पर मुस्लिम परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 68% बंगाली लोग जो पूरी दुनिया में रहते हैं वो मुस्लिम हैं। 2/3 जो बंगाली लोग हैं पूरी दुनिया में, बंगाली लोग हैं 2/3 से थोड़े से ज़्यादा वो जो हैं मुस्लिम हैं। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम कब आए बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश का ट्रेड होता अरेबियन कंट्रीज से और चिटगोंग जो बंदरगाह जो बांग्लादेश का है उस पर काफ़ी ट्रेड होता था। अरब से लोग आते थे तो अरब ट्रेडर्स ने अपने कुछ सेटलमेंट्स बनाए थे और हालांकि किसी को मालूम नहीं है कि ये कब से अरब ट्रेडर्स आ रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि पैगंबर के टाइम ही जो है, जब पैगंबर मोहम्मद के जो लाइफ टाइम था उसी उनके लाइफ टाइम में ही जो है वो 7th सेंचुरी में ट्रेडर्स यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने सेटलमेंट्स जो है वो बसाने शुरू कर दिए थे। तो शुरुआती जो सबसे पहले पहला मुस्लिम आया बांग्लादेश में वो ट्रेडर्स के रूप में आया और चिटगोंग के जो पोर्ट से वो लोग ट्रेड करते थे। अब जो फर्स्ट मुस्लिम ऐसा कहा जाता है कि जो मॉस्क बना था वो लाल मोनिरहट में था। ठीक है, ये बांग्लादेश में, नॉर्थ बांग्लादेश में एक एरिया है जो इंडिया से लगता हुआ है। लाल मोनिरहट ये वो एरिया है जहाँ पर अगर हम इंडिया का बंगाल और बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर दें, दोनों को इंक्लूड कर दें, उस टाइम का पूरा बांग्लादेश का एरिया अगर इंक्लूड कर दें तो यहाँ पर जो है पहला मॉस्क बन गया था 7th सेंचुरी में ही, ऐसा कहा जाता है। पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि क्या ऐसा हुआ था। बांग्लादेश में जो है सबसे पहले जो मुस्लिम आए, जो इस्लाम का संदेश लेकर आए, उनका नाम था शाह सुल्तान रूमी। ये फर्स्ट सूफी मुस्लिम थे जो कि बांग्लादेश में आए और 1053 AD यानी कि 1053 में यहाँ पर आए थे। और जब ये बांग्लादेश में आए थे तो इनके 10 चेले भी आए थे, साथ ही साथ इनके गुरु भी आए थे। इनके गुरु का नाम सैयद शाह सुरखुल अंतिया था। और ये लोग जो है बंगाल में जब आए थे, जैसे कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस्लाम बांग्लादेश में जो है वो बख्तियार खिलजी की वजह से फैला और बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल को जीता उसके बाद जो है उन्होंने लोगों को कन्वर्ट किया और उसके बाद जो है अपने साथ वो प्रीचर्स को भी लेकर के आए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बख्तियार खिलजी से 100 साल पहले जो है वो शाह सुल्तान रूमी अपने 10 चेलों और अपने गुरु के साथ वहाँ पर पहुँच गए थे। शाह सुल्तान रूमी जो है वो एक सूफ़ी मुस्लिम थे और उनकी शिक्षाओं में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम का संदेश है। जो जैसा कि आप में से जो लोग फेमिलियर है सूफीज़्म के बारे में, तो उस पर कट्टरपन नहीं होता है। तो इनकी शिक्षाओं में जो है वो कट्टरपन नहीं था। रूमी और उनके साथी जो है मॉडर्न डे, जैसे कि नेत्रोकोना जो इलाका है बांग्लादेश का, अगेन ये भी इंडिया के बॉर्डर से लगता हुआ है, असम के बॉर्डर से। तो नेत्रोकोना में जो है आकर के सेटल हुए थे और जो सबसे पहले जो कन्वर्ट हुए हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों, वो यहीं पर हुए।
और वो इन्हीं की वजह से हुए, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा रेपो बनाया था वहाँ के लोगों से। ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति वहाँ के लोगों को लगते थे। इनके जो है काफ़ी सारे फॉलोअर्स हो गए थे, तो लोग जो है इनको फॉलो करने लगे, लोग इनको मानने लगे, और उसके बाद लोग जो है इस्लाम में कन्वर्ट भी होने लग गए। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मामला थोड़ा नोटिस में आया। जो वहाँ के राजा थे गणेश, और जो कोच किंग होते थे, कोच एक डायनेस्टी थी, तो उसके राजा थे गणेश। तो उनको मालूम पड़ा कि लोग जो है कोई नया धर्म आया है, कोई नए धर्म गुरु आए हैं, और लोग जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो जो है कन्वर्ट भी हो रहे हैं, उस धर्म को अपना भी रहे हैं। तो जो कोच किंग, जो कोच राजा जो थे, जिनका नाम गणेश था, कोच डायनेस्टी, मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, मतलब राजशाही जो थी वो कोच थी उनके कुल का। और जो गणेश जो थे, उन्होंने अपने कोर्ट में रूमी को बुलाया और उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो रूमी ने बताया कि भाई मेरे को ऊपर से आदेश मिला है, मुझे आध्यात्मिक संदेश मिला है कि मुझे इस्लाम का, सूफी इस्लाम का प्रचार करना है, मुझे इस एरिया में, मुझे तो ऊपर वाले ने भेजा है। इस तरीके की उन्होंने बातें करी। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, चमत्कार को नमस्कार। ये आज की बात नहीं है, ये कई सदियों पुरानी बात है, और पहले ज़माने में ऐसा बहुत होता था और आज भी होता है। अगर आप में कोई शक्तियाँ हैं, अगर आप कोई चमत्कार दिखा सकते हो, तो लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। और कई बार आदमी का जो इस तरीके का आउटलुक होता है, जो राजाओं का भी आउटलुक होता है कि भाई हम किसी आदमी को संत क्यों मान लें, हम किसी आदमी को बाबा या धर्मगुरु क्यों मान लें, जब तक वो कोई चमत्कार नहीं दिखाता। तो रूमी के साथ भी ऐसे ही हुआ। रूमी को बोला गया कि आप जहर पी करके दिखाइए, अगर आप ऊपर वाले की किसी आदेश से यहाँ पर आए हैं, आप में कोई आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, तो आप एक बार जो ये पॉइजन पी के दिखाइए। अगर आप सरवाइव कर जाएंगे तो हम मान लेंगे कि भाई आप में कुछ शक्तियाँ, आप स्पिरिचुअल गुरु हैं। रूमी ने जहर पी लिया, और उसके बाद भी उन पर कोई जहर का असर नहीं हुआ। अब इसमें तार्किक लोग, जो कई सारे जो तार्किक लोग हैं और जो दूसरे एंगल से बात को करते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल राजा ने रूमी को जहर नहीं पिलाया था, राजा ने उन्हें काढ़ा पिलाया था। राजा बस ये देखना चाहता था कि वो कितने सच्चे हैं, उनके मन में कोई छल कपट तो नहीं है। तो उनका कॉन्फिडेंस, उनकी प्योरिटी देख करके राजा उनसे प्रभावित हो गए। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा राज दरबार पे, और राजा गणेश और उनके जितने कोर्टियर थे, उन सभी ने इस्लाम अपना लिया। तो ये इस्लाम को सबसे बड़ा बूस्ट मिला उस एरिया में, जब राजा ने इस्लाम अपना लिया। और राजा जो है वो भी जो है वो फॉलोअर हो गए रूमी के। अब राजा ने जो है मदनपुर नाम का गांव जो है, जो नेत्रोकोना में है, जहाँ पर वो रह रहे थे, वो गांव उनको दे दिया, और उनको कुछ और गांव भी दिए। और रूमी को बोला कि इसमें कोई भी राजस्व की वसूली नहीं होगी, यानी कि कोई भी टैक्सेशन नहीं होगा, और उसको पूरी तरीके से रेंट फ्री कर दिया। उनसे बोला कि आप यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। तो पूरा का पूरा एरिया जो है एक तरीके से उसमें सूफिज्म जो है उसका वर्चस्व बढ़ गया। और जाहिर है जब राजा और दरबारी जो है वो खुद ही अगर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर जो स्टेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, या जिन्हें हम प्रजा कहते हैं, तो उन पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब शाह सुल्तान रूमी जो है उसके बाद साल 1075 तक वहाँ पर रहे, और आज भी जो है शाह सुल्तान रूमी का श्राइन है मदनपुर में। कई लोग इन्हें शाह सुल्तान कमरुद्दीन रूमी नाम से भी जानते हैं। और उनके अपने जीवन काल में इन्होंने हज़ारों लोगों को कन्वर्ट किया, जो कि मेनली हिंदू और बुद्धिस्ट थे। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि उस समय कितने हिंदू थे, कितने बुद्धिस्ट थे, इसका कोई डाटा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के एरिया में बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बहुत थे। कई राजा, कई राज परिवार और काफ़ी बड़े लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म को या तो डायरेक्टली मानते थे या तो डायरेक्टली बुद्धिस्ट थे, नहीं तो जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है उनकी काफ़ी इज्जत करते थे, उनके लिए काफ़ी काम करते थे। तो दोनों में ही हज़ारों लोगों का कन्वर्जन हो गया। तो दोस्तों, ये इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो बांग्लादेश में जब इस्लाम आया तो वो तलवार की नोक पे नहीं आया, ठीक है।
बांग्लादेश में जो कन्वर्जन हुआ वो सूफिज्म की वजह से हुआ, तलवार की वजह से नहीं हुआ, ज़बरदस्ती कन्वर्जन नहीं हुआ। बांग्लादेश में ज़बरदस्ती कन्वर्जन का ज़माना बाद में आया और वो रिसेंट टाइम तक चल रहा है। आज भी वहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन्स हो रहे हैं। अभी 75 साल पहले की ही बात है कि नोआखाली में पूरे की पूरी ऑलमोस्ट हिंदू पॉपुलेशन जो रह गई थी वहाँ पर, जो शहर से नहीं भाग पाए थे राइट्स के दौरान, उन पूरे के पूरे लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया। मिनिमम जो फिगर वहाँ पर बोलते हैं वो 22 से 23 हज़ार हिंदू कहते हैं कि ज़बरदस्ती उन्हें इस्लाम अपनाना पड़ा। तो आज के वीडियो से हमें मालूम पड़ता है कि एक सूफी संत ने जहर पिया और बांग्लादेश में आगाज़ हो गया इस्लाम का। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो था बांग्लादेश पर, स्टोरी ऑफ बांग्लादेश। अभी हम आगे बढ़ाएंगे। ये पार्ट 1 था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और वीडियो ताकि आपके पास समय पर पहुंच सके इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।